हे एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग पांडे सीरीज पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 1 से लेकर 195 यानी 195 तक के पेज को हम लोगों ने पढ़ लिया है 13 दिनों में। ठीक है, 13 दिनों में 13 क्लास में हम लोगों ने 195 पेज पढ़ लिया है। आज का जो क्लास है वो है 14वां क्लास और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 196 से लेकर 210 तक के पेज को। ठीक है, तो जो लोग ये 13 क्लास नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे सीरीज के नाम से। ठीक है, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी होगी और हर एक एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो लोग क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम और मस्ती का काव्य। क्या पढ़ेंगे? प्रेम और मस्ती का काव्य, और इसका एक और नाम है व्यक्तिवादी कवि। प्रेम और मस्ती का काव्य में सबसे पहले नाम आता है, अगर पूछा जाता है तो हरिवंश राय बच्चन जी का, जिनको हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेम और मस्ती के कवियों का विवरण निम्नांकित है। एक तरफ दिया है कवि, उनका जन्म, मृत्यु और रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, तो नाम आता है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, शर्मा दिया गया है, यहाँ भगवती चरण वर्मा होगा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का जन्म होता है 1903 में, मृत्यु होती है 1981 में। इनकी जो रचनाएं हैं, मधुकड़ 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, एक दिन और रंगों से मोह 1962 की रचना है और यह भी पूछी जाती है। ठीक है, इसमें दिया नहीं गया है लेकिन हम इसमें लिख दिए हैं, हम किताब में पढ़े थे। ठीक है, याद करते हैं। मधुकड़, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन। मधुकड़, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन, रंगों से मोह, ये जो रचना है भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, अब देखते हैं हृदय नारायण हृदयेश की। इनका जन्म होता है 1905 में। इन्होंने जो लिखा है वो है स्फुट गीत। स्फुट गीत। अब चलते हैं हरिवंश राय बच्चन के पास। इनका जन्म होता है 1907 में, मृत्यु होती है 2003 में। ध्यान रखिएगा, 1907 में एक और जो आधुनिक काल में कवि हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनका भी जन्म हुआ है 1907 में। और एक और हैं महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की कवयित्री हैं, महादेवी वर्मा, और इनका भी जन्म होता है 1907 में। ठीक है, तो इनकी जो रचना है वो है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला है 1935 में, मधुबाला है 1936 में, इसके पहले है 1932 में 13 हार, लेकिन अक्सर क्रम से लगाने के लिए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण को ही दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने यदि किसी भी एग्ज़ाम में देखा होगा, एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हाँ, अक्सर हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं क्रम से लगाने के लिए ही दी जाती हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ठीक है, तो सबक से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सब में मधु मधु लगा हुआ है तो इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबक से याद रखिएगा। सबक यानी स से मधुशाला, ब से मधुबाला और क से मधुकलश। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मधुशाला 35 की है, मधुबाला 1936 की है और मधुकलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिणी 1945 और बंगाल का अकाल। ध्यान रखिएगा, बंगाल का अकाल इम्पॉर्टेंट है। बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946 और खादी के फूल 1948 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। ठीक है, खादी के फूल दो लोगों के बीच लिखी गई है, दो लोगों ने मिलकर लिखा है। आप लोगों से मैं प्रश्न करती हूँ, वो कौन दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर लिखा है खादी के फूल? ठीक है, हरिवंश राय बच्चन और एक कवि हैं, एक लेखक और हैं यहाँ पर, इन दोनों ने मिलकर लिखा है खादी के फूल। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए याद करते हैं इसको। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये तो याद हो गया। लेकिन ये जो एकांत संगीत है, आकुल अंतर, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी,
ये रचनाएं भी याद रखिएगा, यह है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म होता है 1908 में और इनकी जो रचना है वो है अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में अनंत के पथ पर, आँखों में और अनंत के पथ पर, ये 4 रचनाएं हरिकृष्ण प्रेमी की है। नरेंद्र शर्मा, इनकी जो रचना है प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, प्रवासी के गीत 1938 ईस्वी, पलाश वन 1939 ईस्वी, मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी, कामिनी 1942 ईस्वी, हंसमाला 1946 ईस्वी, रक्तचंदन 1949 ईस्वी और एक जो रचना है वो है अग्निशस्य 1951 ईस्वी। ठीक है। 1946 ईस्वी में इन्होंने लिखा है रक्तचंदन और 1946 में बंगाल का अकाल है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है। 1946 में इन्होंने लिखा है 1946 में इन्होंने लिखा है हंसमाला और 1946 में बंगाल का अकाल भी है। ठीक है। हंसमाला और बंगाल का अकाल, हंसमाला है नरेंद्र शर्मा की और बंगाल का अकाल है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है। अब ये आगे देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल की। रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म होता है 1915 में, मृत्यु होती है 1996 में और इनकी रचना है मधुलिका, मधुबाला, मधुबाला और मधुकलश। अगर उसमें मधुलिका दिया जाए तो याद रखिएगा ये मधुलिका है रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना। पहले है मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, उसके बाद से निशा निमंत्रण। लेकिन यहाँ मधुलिका अगर दिया जाए तो ध्यान रखिए रामेश्वर शुक्ल अंचल की ये रचना है 1938 की। अपराजिता है 1939, किरण बेला है 1941, करील है 1942 और लाल चुनर है 1944, वर्षांत के बादल रामेश्वर शुक्ल अंचल। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म होता है 1916 में। इनकी रचना है रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर्थरंग 1944 ईस्वी, शिप्रा 1945 ईस्वी, मेघगीत 1950 ईस्वी, अवंतिका 1953 ईस्वी। रूप अरूप, तीर्थरंग, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका ये रचना है जानकी वल्लभ शास्त्री की। विद्यावती कोकिल की रचना है अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती ये रचना है विद्यावती कोकिल की। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की है विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता। विहाग, आशा पर्व, पंथिनी और बोलों के देवता ये है सुमित्रा कुमारी सिन्हा के। यहाँ दिया गया कि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खय्याम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। आगे देखते हैं, अगला पेज है। बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? बच्चन जी को। हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है और यह पूछा गया है कि मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को। मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को और हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को, यह ध्यान रखिएगा। छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि हैं। कौन कौन है यहाँ पर दिया गया है कि छायावाद के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार कवि निम्न हैं। इधर है ईश्वरी प्रसाद शर्मा, इनका है चना चबेना। ईश्वरी प्रसाद शर्मा का है चना चबेना 1924 में। चना चबेना ईश्वरी प्रसाद शर्मा। पिंजरापोल चिड़ियाघर, पिंजरापोल चिड़ियाघर हरिशंकर शर्मा का है। हरिशंकर शर्मा की रचना है पिंजरापोल और चिड़ियाघर। कांतानाथ पांडे चोंच की है चोंच चालीसा, पानी पांडे और महाकवि साढ़। देखिए कितनी अच्छी रचना है। हास्य व्यंग्यकार कवि हैं ये। कांतानाथ पांडे चोंच की है चोंच चालीसा, पानी पांडे और महाकवि साढ़। शिवरत्न शुक्ल बलई का है परिहास प्रमोद 1930 ईस्वी। चतुर्भुज चतुरेश का है हंसी का फबारा, जबकि छायापथ है ज्वालाराम नागर विलक्षण की। छायापथ ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को दिया था कि छायापथ किनकी छायापथ कौन सी विधा है, यूट्यूब पर मैंने दिया था, उसका कई लोगों ने आंसर दिया है। मैंने उसमें आंसर कोट भी कर दिया था। वहाँ जो वो छायापथ कौन सी विधा पूछा गया है वो है गद्य काव्य। ठीक है। और उसमें बताया भी गया है कि यह किनकी रचना है छायापथ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग उसको देखे हैं और उसका उत्तर दिए हैं। ठीक है। छायापथ है ज्वालाराम विलक्षण का। अब देखते हैं आगे, हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरापोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। जो हरिशंकर शर्मा की है पिंजरापोल और चिड़ियाघर, वो क्या है? गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं, यानी कविता के साथ साथ वो गद्य भी है। ठीक है। अब देखते हैं आगे, ब्रज
भाषा काव्य, जो छायावाद में ब्रज भाषा काव्य लिखे गए, उन पर हम लोग बात करेंगे। रामनाथ ज्योतिषी हैं, 1874 में जन्म होता है। रामचंद्रोदय काव्य इन्होंने लिखा है 1936 में। रामचंद्रोदय रामनाथ ज्योतिषी, रामचंद्रोदय रामनाथ ज्योतिषी। उसके बाद है बुद्धचरित रामचंद्र शुक्ल, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये बुद्धचरित जो है लाइट ऑफ एशिया का इन्होंने अनुवाद किया है। बुद्धचरित 1922 का रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद से राय कृष्णदास का है ब्रजरज 1936। दुलारे लाल भार्गव का है दुलारे दोहावली। वियोगी हरि का है वीर सतसई और चरखा स्त्रोत। किशोरीदास वाजपेयी का है तरंगिणी, और इसको आप ध्यान रखिएगा, बुद्धचरित और तरंगिणी। उसके बाद से है अनूप शर्मा का है फेरी मिलवो चंपू काव्य है। ये क्या है? चंपू काव्य। आप लोगों को पता होगा कि चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य में या जिस रचना में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। रामेश्वर गरुड़ का है करुड़ सतसई। रामेश्वर गरुड़ का है करुड़ सतसई। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया, यहाँ दिया गया है। ये जो लाइट ऑफ एशिया है किनकी रचना है? एडविन अर्नाल्ड की। इनकी जो रचना है उनका बुद्धचरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। यह भी पूछा जा सकता है कि जो बुद्धचरित है किस भाषा में है, तो ध्यान रखिएगा ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? अब कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं। छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं। जयशंकर प्रसाद की है ये रचना, ये पंक्ति आंसू से। झरना आंसू लहर कमायनी आप लोग पढ़े हैं ना, उसी आंसू से यहाँ पर दिया गया है। आंसू कब की रचना है अगर पूछे तो ये है 1925 की रचना। ठीक है, यहाँ से दिया गया है कि बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। अगर ये पंक्ति देकर पूछी जाए कि यह किसकी पंक्ति है तो ध्यान रखिएगा यह है जयशंकर प्रसाद की। अगर ये पूछी जाए कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई है तो आंसू से ये ली गई है पंक्ति। बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर अलंकार पूछा जाता है देख करके, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। कौन सी अलंकार है? रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। फिर एक और है यहाँ पर पंक्ति, विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न पर सुख फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसा। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न पर सुख फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसा। ये भी पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। झंझाझक और गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। और ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अब देखते हैं आगे है पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। एक और है, ये DSSB में पूछा गया है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। और यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की आंसू से। ठीक है, और इसमें पूछा गया था DSSB में कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है, क यहाँ भी है, क यहाँ भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब एक और है, इनकी जो टोटल 9 है ना पंक्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानो जीवन बेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे हैं खेल आँख का मन का। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, वर्षों प्रभात हिमकंस आंसू गए इस विश्व सदन में। और ये टोटल जो पंक्ति है ये है जयशंकर प्रसाद की आंसू से। अब
लहर देखते हैं, लहर से है उठ उठ गिर गिर फिर आती, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सियार। और ये जो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तुम हो कौन और मैं क्या, तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, धरा यानी पृथ्वी, मानस जलधि रहे चिर चुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। और ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। ये देखिए मोस्ट है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। और यह जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, ठीक है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ठीक है। अब है श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनेरे। ये जो पंक्ति है ये भी है जयशंकर प्रसाद की। अब ये देखते हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। और यह जो ऊपर की दो पंक्ति है ये दे करके यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो ध्यान रखिएगा इसमें रूपक अलंकार है। और किसकी पंक्ति है, कौन से कवि की पंक्ति है, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। कहाँ से ली गई है, तो लहर से ली गई है, इनकी रचना है लहर, उससे ली गई है। अब यहाँ है, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूने पन के तम में वन किरण कभी आ जाना। नेक्स्ट पंक्ति है कि जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। अब देखते हैं कामायनी। कामायनी अगर पूछे कब की रचना है, 1935 की रचना है। और कामायनी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, ठीक है, नेट के सिलेबस में भी है कामायनी। इसमें अक्सर सर्ग पूछा जाता है, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। और उस सर्ग को पूछा जाता है कि 8वां सर्ग कौन सा है, 9वां सर्ग कौन सा है, या सर्गों को क्रम से लगाइए, ठीक है। तो आप लोगों को ये 15 सर्ग याद होना चाहिए याद होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, 3-3 का आप लोग बनाएंगे, ठीक है। 3-3 का आप लोग लाइन बनाएंगे और इसको कविता की तरह याद करेंगे, ठीक है। चिंता सश्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्षा ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। कर्म से शुरू होता है और आनंद पर ख़त्म होता है, ठीक है। यही है 15 सर्ग। तो इसी कामायनी से पंक्ति दी गई है कि ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। ये पंक्ति है कामायनी की। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरि पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। और यह भी पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। फटा हुआ था नील वसन क्या वो यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लुटता तेरी छवि भोली भाली। हृदय की अनुकृति वाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरव संयुक्त। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ही जो बिजली का फूल मेघवन बिच गुलाबी रंग। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार,
रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा होले मधु का आधार। इसकी जो सारी पंक्तियां हैं ना बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कब कहाँ से पूछा जाएगा कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भोदाम। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कमानी की पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधुली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। बिखरी अलकें जो तर्क जाल या विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था अस्पष्ट भाल। दो पद्म पलाश चषक से दृढ़ देते अनुराग विराग ढाल, जो बुद्धि कहे उनको नर मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। और भी बचा हुआ है। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी सर्जन झीनी जर्जन झीनी। शोषण कर जीवनी बना दी जर्जन झीनी। स्वप्न स्वापस जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ठीक है, अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब तक हम लोगों ने पढ़ा जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को, अब हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की जो पंक्तियां हैं उससे। राम की शक्ति पूजा, और ये अभी नेट के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, ऐसी क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। है अमानिसा, ध्यान रखिए कई बार पूछा गया है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पौन चार। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खींच गए दृगों में सीता के राममय नयन। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नवजीवन परिचय तरु मलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुवीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और यह भी पंक्ति पूछा जा चुका है। अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। ठीक है, ये कब कहा गया है? अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल। इसमें मतलब यही है कि जब राम पूजा कर रहे थे तो वहाँ पर कमल का जो फूल था वही वहाँ पर चढ़ा रहे थे। ठीक है, उतने में जो शक्ति आती है ना, एक कमल चुरा लेती है। ठीक है, जब एक कमल चुरा लेती है तो वही उसी समय ये कहते हैं अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल। और अपना एक आँख निकाल कर चढ़ाने जाते हैं, तभी वो आकर रोक लेती हैं। ठीक है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। आगे की पंक्ति देखते हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। वही महाशक्ति, वही शक्ति जिसने वो कमल चुरा ली थी भगवान की परीक्षा, राम की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है,
अब सरोज स्मृति, सरोज स्मृति कब लिखते हैं? वो लिखा गया है यही कि जब उनकी पुत्री सरोज की असमय मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को खोया था, उसके बाद से अपनी बेटी को खोया। उसी समय इन्होंने बहुत ही दुखी होकर यह सरोज स्मृति इन्होंने लिखा है। इसे दुख भरी शब्दों में इन्होंने लिखा है और यहाँ पर वही पंक्ति यहाँ दी जा रही है। ठीक है, सरोज स्मृति से। इसके पहले जो 8 पढ़े हैं वो राम की शक्ति पूजा से थी। यहाँ है कि अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। धन्य मैं पिता निरर्थक था, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। अपने आप को कोस रहे हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, अपने को निरर्थक समझ रहे हैं, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। अगला है कि यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी, भास्वर यह रत्नकार लोकोत्तर वर। एक साथ जब सत घात घुरड़ आते थे मुझ पर तुले पुड़, देखता रहा मैं खड़ा अपल व सर छेप व रण कौशल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर, संपादक गण निरानंद। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुगर आई, लावण्य भार थर थर। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील जल, टलमल करता नील नील। पर बंधा देख के दिव्य बांध, छलकता दृगों के साध साध। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। ये सब पंक्तियाँ किनकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार रस, कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना वहीं। दुख ही जीवन की कथा रही। ध्यान रखिए जो 18वां लाइन वो कई बार पूछा गया है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे देखते हैं, ये जो तुलसीदास रचना है इसमें ये क्या लिखते हैं? इसमें ये लिखते हैं कि भारत के नभ का प्रभाव पूर्य, भारत के नभ का प्रभाव पूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य। अस्तमित आज रे तमस्तूर्य, दिग्मंगल। उर के आसन पर शिरस्त्राण, शासन करते हैं मुसलमान। है उर्मिल जल निश्चल प्राण, पर सतदल। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर उधर सकल। जड़ जीवन के संचित कौशल जय, इधर ईश हैं उधर सबल माया कर। फिर अगला है कि तुलसीदास से है ये भी कि जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरात। जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरात। झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरण चेतन तेजस्वी हैं तमत जीवन। आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। अब बादल राग है, उनकी ही रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर संपादक पूछे कि संपादन किसने किया है तो रामविलास शर्मा ने संपादन किया है। किसका? बादल राग का। इसमें लिखें कि जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया है आज श्यार। जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया है आज श्यार। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुड़ी। जूही की कली दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में। और यह है जूही की कली से। ये पहला है बादल राग से और दूसरा देख दिया है इसमें जूही की कली से। जूही की कली उनकी रचना है 1916 की। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन लग रहा है कि 1916 की ही रचना है। आगे देखते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का वीचियों कलरव। सुख चुंबित प्रणय का था मधुर आकर्षणमय। मज्जनावेद मृदु फूटता सागर में। अगला है जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर,
दृढ़ बाहु है दृढ़ शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। और यहाँ तक था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ। अब देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो दिया है पंक्ति, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। और यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। और यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हरास, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। अगला है कि इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। आगे बढ़ते हैं। छायावादी कवियों की जितनी भी हम लोगों ने पंक्तियाँ पढ़ी हैं, कोई इसमें से छोड़ने लायक नहीं था कि मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ। सब पंक्तियाँ अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगली पंक्ति है कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों गान, धूम धुआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फड़िधर, धूली की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। और इसको देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और यह पंक्ति पूछी गई है। द्रुत झरो जगत के दृढ़ पत्र है, स्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पूरा चीन। और ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। लक्ष्य अलक्ष्य चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। नेक्स्ट पंक्ति है कि दूर उन खेतों के उस पार, दूर उन खेतों के उस पार, जहाँ तक गई नील झंकार, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान। नेक्स्ट पंक्ति है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। और यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। अब महादेवी वर्मा की पंक्ति देखते हैं। इनकी पंक्ति है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा मैंने ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। अगला है कि क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, तेरा लघुतम जीवन रे। ये सब पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। मधुर मधुर मेरे दीपक जलयुग, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मिलन का मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। और यह भी पंक्ति है महादेवी वर्मा की। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अगली पंक्ति है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। और यह भी पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अब देखते हैं एक और छायावादी कवि हैं, वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो पंक्ति है वो है, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित। जगा रहे हैं भारतवासियों को, है बलि वेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन छड़ छड़, आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन, हम अनिकेतन हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन, हो जाने दो गर्क। ध्यान रखिएगा, ये वाली पूछी गई पंक्ति है, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में,
हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। और यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, यह भी पूछी गई है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। आगे देखते हैं, आगे विविध में दिया गया है छायावादी कवि चतुष्टयी। छायावादी कवि चतुष्टयी में निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। जो चारों चतुष्टयी यानी चारों कवि हैं वो किस किस दर्शन से प्रभावित थे यहाँ दिया गया है। जयशंकर प्रसाद हैं शैव दर्शन, और उसका एक और नाम है आनंदवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अद्वैत वेदांत दर्शन। सुमित्रानंद पंत का है अरविंद दर्शन। महादेवी वर्मा का है बौद्ध दर्शन, और इसे दुखवाद भी कहा जाता है। आनंदवाद जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा दुखवाद। ठीक है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी हैं जो निम्नांकित है। और वो कौन कौन सी रचनाएं निराला जी की? कुकुरमुत्था, जो नेट में भी है, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी। ये जो 6 रचनाएं आप लोग देख रहे हैं ये है प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित यानी प्रगतिवादी कविताओं के अंतर्गत ये भी आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। छायावाद का शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोगों को मैं एक प्रश्न दे रही हूँ, अगर पूछे कि प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 में की। यह गीत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया। झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में क्या आता है? प्रगतिवाद। अगर प्रगतिवाद पूछा जाए कब से कब तक था, 1936 से लेकर 1942 तक। ठीक है। उसके बाद से 1942 में क्या आ जाता है? प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आ जाता है। प्रयोगवाद आ जाता है। यहाँ है कि लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। और यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और अगर पूछा जाए कि इसका समय क्या है तो 1936। सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। विश्व का पहला लेखक संगठन था कौन? सोवियत लेखक संघ, जो कि 1934 में हुई थी। ठीक है। 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्स्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ, यहाँ सोवियत लेखक संघ और यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। किसने की? हेनरी बारबूस ने। किसने की? हेनरी बारबूस ने। अब मुल्क राज, इनकी पहल पर E.M. फोर्स्टर ने की। E.M. हेनरी बारबूस की पहल पर, यानी इनका भी योगदान रहा। और E.M. फोर्स्टर ने की प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। अब है आगे कि मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योतिष घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मदीन तासीर ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, अब देखिए यहाँ पर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। इन्हीं लोगों ने मिलकर, कौन कौन थे उसमें? मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योतिष घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन, ये सभी लोगों ने मिलकर के भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। अब आगे इसमें क्या है? प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है वह मार्क्सवाद का क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। और यह कोटेशन उठाकर पूछा गया है, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में
वही प्रगतिवाद है। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत कृत युगवाड़ी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य माना है। युगवाड़ी युगांत ये सब जो रचना थी वो सुमित्रानंद पंत की थी, और उनकी जो रचना है उसी को जो युगवाड़ी है खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुड़कृत ब्रजभाषा काव्य करुड़ सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना जाता है, माना है। ठीक है। करुड़ सतसई को गणपति चंद्र मानते हैं। अगर याद ना हो तो इसमें ड है और इसमें भी ड है, तो गणपति चंद्र करुड़ सतसई को मानते हैं, जबकि बच्चन सिंह ने युगवाणी को माना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रमुख कवि कालक्रमानुसार। अब कौन कौन से हैं प्रगतिवादी कवि ये देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का सबसे पहले बात आता है। केदारनाथ अग्रवाल से बहुत सी रचनाएं पूछी जाती हैं और इनका जन्म होता है 1911 में, मृत्यु होती है सन 2000 में। जन्म होता है कहाँ? कमासीन बांदा में। पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और माता का नाम घिसट्टो। पिता का नाम हनुमान प्रसाद, माता का नाम घिसट्टो, पत्नी है पार्वती। और प्रथम संग्रह पूछा जाए, प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम कविता संग्रह, तो यह है युग की गंगा। युग की गंगा इसको हम लोग बहुत रटे हैं। युग की गंगा, नित्य के बाद लोकालोक, तो आप लोगों को रटना पड़ेगा। ठीक है। युग की गंगा क्या है? प्रथम संग्रह है इनका। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। बालेंदु उपनाम से कौन लिखता था? केदारनाथ अग्रवाल। तब वे ब्रजभाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। ये तो आसान है। देश विदेश की तमाम कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया है? देश विदेश की कविताएं के नाम से किया है। अब इनकी रचनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं दी गई हैं कालक्रमानुसार। युग की गंगा, नींद के बादल। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं। कौन? लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं। आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, ये तीनों रचनाएं 1981 की हैं। और युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। कहे केदार खरी खरी अपूर्वा, जमुन जल तुम बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम बोले बोल अबोल, आत्मगंध जो सिलाएं तोड़ते हैं। जमुन जल तुम बोले बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डहने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। और ये इनकी अंतिम कविता है। ठीक है। युग की गंगा, नींद के बादल। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी अपूर्वा, जमुन जल तुम बोले बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। इसको तो छोड़िए दीजिए, ये यादें हो जाएगा। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी किनकी रचना है? वो भी लास्ट रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, जबकि युग की गंगा पहली रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। बीच का हम लोग कई बार रटेंगे कि नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कायना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, है मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी अपूर्वा, जमुन जल तुम बोले बोला बोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने 1993 की रचनाएं, ध्यान रखिएगा। और पुष्पदीप 1994। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं नागार्जुन की रचना को। नागार्जुन का जन्म होता है 1911 में, जबकि केदारनाथ अग्रवाल का भी जन्म हम लोग देखें वो भी है 1911 में। और मृत्यु होता है 1998 में, जबकि केदारनाथ अग्रवाल का मृत्यु होता है सन 2000 में। जन्म स्थान है तरौनी दरभंगा, जो कि बिहार में पड़ता है। मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। माता का नाम उमा देवी और पिता का नाम गोकुल मिश्र। माता का नाम उमा देवी और पिता का नाम गोकुल मिश्र। और यह यात्री उपनाम से और नागार्जुन उपनाम से भी कविताएं लिखते थे। तो कितने नाम मिल गए इनके? मूल नाम पूछे तो वैद्यनाथ मिश्र, और यात्री उपनाम और नागार्जुन। ठीक है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अगर संस्कृत मैथिली की बात आए
तो इन दोनों भाषाओं में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। ठीक है। और 1935 में कौन सी मशहूर रचना है जो कि महाकाव्य कहा जाता है? कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। नागार्जुन की रचनाओं की कालक्रमानुसार सूची निम्न है। अब देखिए, नागार्जुन जो है यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में रचना करते थे और इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। और इनकी रचनाओं की बात करें तो ये है राम के प्रति पहली रचना है जो कि विश्व बंधु में छपी थी। इतना याद कर लिए। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं कि युगधारा, युग की गंगा किनकी रचना थी? अभी देखें, युग की गंगा नीत के बादल, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना थी। जबकि युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराइया के भस्मांकुर तालाब की मछलियाँ। आप लोग इसको कहानी के तौर पर बना के भी याद कर सकते हैं, कैसे भी, जैसे आप लोगों के दिमाग में ये आ जाए वैसे इसको याद करना है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें भस्मांकुर तालाब की मछलियाँ। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस। युगधारा में सतरंगे पंखों वाली जो प्यासी पथराई आंखें थी भस्मांकुर की, वो तालाब की मछलियों के साथ खिचड़ी विप्लव देखा हमने देखा। ठीक है। तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस है। ऐसे भी करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें भस्मांकुर तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस। ठीक है। तुमने कहा था अगर पूछे तो यह है नागार्जुन की रचना। उसने कहा था किनकी रचना है? और उसने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किनकी रचना है? और यह नेट में भी दिया गया है, नेट के सिलेबस में, तो आप लोगों को बताना है उसने कहा था। अब आगे देखते हैं। नागार्जुन कृत भस्मांकुर, ये जो भस्मांकुर 1971 की जो रचना है वह क्या है? खंड काव्य जो बरवे छंद में। यह भी पूछा जा सकता है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है कि जो भस्मांकुर है नागार्जुन जी की रचना वह किस छंद में है? तो बरवे छंद में है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि संस्कृत और मैथिली में नागार्जुन ने किस नाम से रचनाएं की हैं? यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। अब देखते हैं, नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा और इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पत्रहीन नग्न गाछ पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जो कि मैथिली भाषा में है। ठीक है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। अब देखिए, पहली कविता कौन सी है? प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। यह क्या है? कविता नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। अब देखिए यहाँ पर बंगाल का काल हम लोगों ने पढ़ा था ना, हरिवंश राय बच्चन का हालाबाद में जब थे हम लोग, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है बंगाल का काल। तो बंगाल का काल पूछे तो हरिवंश राय बच्चन की है, जबकि कलकत्ते का काल है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना। कलकत्ते का काल है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगला पेज है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित प्रसिद्ध कविताएं हैं, देखते हैं। पहले भी जो हम लोगों ने देखा, भस्मांकुर, पुरानी जूतियों का कोरस, प्यासी पथराई आंखें, ये सब रचना नागार्जुन की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कुछ रचनाएं दी गई हैं। ये कविता है, बादल को घिरते देखा है पासाड़ी, सिंदूर तिलकित भात तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। ये जो 8 रचनाएं, 8 कविताएं दिख रही हैं वो क्या है? नागार्जुन की हैं। बादल को घिरते देखा है पासाड़ी, सिंदूर तिलकित भात तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, काल और उसके बाद। और यह सब कविता किसकी है? नागार्जुन की है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, जबकि मैंने पीछे पूछा है कि छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है। यह आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। जब ऐसे ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग एक ही में मिला के पढ़ेंगे, तभी ये सब चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। अब देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन को। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म होता है 1915 में
और मृत्यु होती है सन 2002 में। जबकि अभी हम लोगों ने ऊपर किनको पढ़ा है, पढ़ा है हम लोगों ने केदारनाथ अग्रवाल को और नागार्जुन को। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म होता है 1911 में, मृत्यु होती है सन 2000 में। जबकि नागार्जुन का जन्म होता है 1911 में और मृत्यु होती है 1998 में। ठीक है, क्या मैंने सही लिखा? हाँ, 1998 में। और शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म होता है 1915 में और मृत्यु होती है सन 2002 में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? उन्नाव में, झगरपुर में। मूल नाम है शिवमंगल सिंह और उपनाम है सुमन, तभी इनको शिवमंगल सिंह सुमन कहा जाता है। प्रथम संग्रह हिल्लोल 1939 में। हिल्लोल जो रचना है 1939 में। अगर पूछे कि प्रथम संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं युग की गंगा। युग की गंगा के बाद तानीत के बाद अलोकालोक ऐसे करके रचनाएं दी गई थी। ठीक है, तो शिवमंगल सिंह सुमन की जो प्रमुख रचना है वो सब हम लोग यहाँ देखेंगे। इनकी रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात। ध्यान रखिएगा, मिट्टी की बारात पर इनको पुरस्कार भी मिला है। वाणी की व्यथा पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हिल्लोल, जीवन के ज्ञान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ये सब रचनाएं किनकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है बंगाल का अकाल किनकी रचना है? बंगाल का अकाल है हरिवंश राय बच्चन की, जबकि कलकत्ते का अकाल है शिवमंगल सिंह सुमन की। चल रही कुदाली, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली, यह रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। अब देखते हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन को। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। इनका जन्म होता है 1917 में, मृत्यु होती है सन 2007 में। जन्म होता है सुल्तानपुर चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में। मूल नाम है वासुदेव सिंह और उपनाम है त्रिलोचन, इसलिए कहा जाता है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। प्रथम संग्रह है धरती 1945 की रचना, धरती 1945 की रचना। जबकि शिवमंगल सिंह सुमन की पहली रचना है हिल्लोल 1939 की। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को क्या कहा है? अवध का किसान कवि कहा है। ठीक है, मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, प्रयोगवादी कवि हैं। त्रिलोचन की रचनाओं का काल क्रमानुसार सूची निम्न है। त्रिलोचन की कविताएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल। धरती, गुलाब और बुलबुल दिगंत। धरती, गुलाब और बुलबुल दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। शब्द, ताप के ताए हुए दिन पर भी त्रिलोचन को पुरस्कार मिला है। धरती, गुलाब और बुलबुल दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान तुम्हें सौंपता हूँ। फूल नाम है एक, अनकहानी भी कुछ कहानी है। फूल नाम है एक, अनकहानी भी कुछ कहानी है। धरती, गुलाब, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन। शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान तुम्हें सौंपता हूँ। फूल नाम है ये, कुछ अनकहानी भी कुछ कहानी है। धरती, गुलाब और बुलबुल दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान तुम्हें सौंपता हूँ। फूल नाम है एक, कहानी एक अनकहानी भी कुछ कहानी है। ये रचना है त्रिलोचन की। ठीक है, अब अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। त्रिलोचन जी की जो अमोला है वह अवधि में लिखा गया है। ठीक है, 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। सोनेट की बात आए तो सोनेट त्रिलोचन को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में सोनेट का कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को। रांगेय राघव, अब बात आती है रांगेय राघव की। रांगेय राघव का जन्म होता है 1923 में, मृत्यु होती है 1963 ईस्वी में। और इनका मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य और इतना बड़ा नाम है, उससे अच्छा है रांगेय राघव। ठीक है, रांगेय राघव ने 3 आख्यानक या आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न है। अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली। अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली रांगेय राघव की रचना है। अजेय खंडहर, मेधावी, पांचाली। अजेय खंडहर, मेधावी, पांचाली
रांगेय राघव की रचना है। अजय खंडहर, मेधावी पांचाली। अजय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार। अजय खंडहर में 3 शीर्षकों हुंकार, ललकार और झंकार। झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। 3 शीर्षक से अजय खंडहर में हुंकार, ललकार और झंकार। रांगेय राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न हैं। वो कौन कौन से हैं? पिघलते पत्थर 1946, राह के दीपक। पिघलते पत्थर और राह के दीपक, ये दोनों क्या है? मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक काव्य का मतलब एक दूसरे से बंधे नहीं हैं, अलग अलग हैं। जैसे मुक्तक काव्य बिहारी जी के जो दोहे थे, रीतिकाल के कवि जो हैं, रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल, उनकी भी जो पंक्तियाँ, उनकी जो कविता है, उनकी जो कह सकते हैं उनके जो दोहे हैं, वो है मुक्तक। ठीक है, एक में एक बधे हुए नहीं। मुक्तक का मतलब जब 2 लाइन हम लोग पढ़ते हैं या जो भी हो, 4 लाइन की हो, 2 लाइन की हो, उसमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है, न कि एक से एक बधे हुए होते हैं कि इसके बाद जो पंक्ति आएगी उसका मीनिंग समझेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मुक्तक में। पिघलते पत्थर और राह के दीपक रांगेय राघव के मुक्तक काव्य हैं। अब देखते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है, छायावाद का शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है, जबकि प्रगतिवाद का शलाका पुरुष नागार्जुन को कहा जाता है। अब प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष यदि पूछे तो वह है अज्ञेय। प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष अज्ञेय हैं। ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न बनते रहते हैं, तो ऐसे इन सब चीज़ों को आप लोग याद करते रहिएगा। अब देखते हैं प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो। केदारनाथ अग्रवाल की सबसे पहले देखते हैं। इनकी है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। और एक है कि एक बीते के बराबर। एक बीते के बराबर, बीते का मतलब समझ रहे हैं, ये हाथ से जो नापा जाता है वो है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। ये वाला इम्पोर्टेंट है कि मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। और यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। अब आगे देखते हैं, आगे की पंक्ति है कि आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। आज का जो लेखन है वह आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। आगे है, कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। और यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। यह पंक्ति है इम्पोर्टेंट, माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है। माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत हैं गुणवंत। काटो 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 करवी मारो 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 हंसिया। काटो 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 करवी मारो 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 हंसिया। हिंसा और अहिंसा क्या है जीवन में बढ़ हिंसा क्या है। और यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। अब देखते हैं नागार्जुन की कुछ पंक्तियाँ। नागार्जुन की ये पंक्ति महत्वपूर्ण है कि जन जन में जो ऊर्जा भर दे, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। अगला पंक्ति है कि याद आता मुझे अपना तरौनी ग्राम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तरौनी गांव में हुआ था। ठीक है, याद आती लीचियाँ और आम। याद आता मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम। कई दिनों तक चूल्हा रोया, या कई बार पूछा गया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और यह पंक्ति है नागार्जुन की। कालिदास सच बतलाना। कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया तुम रोए थे कालिदास, सच सच बतलाना। और यह पंक्ति है नागार्जुन की। आगे देखते हैं, घून खाए सा तीरों पर, घून खाए सा तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर,
बिस्तुइया नाचे, और यह पंक्ति है नागार्जुन की। आगे है अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। अब त्रिलोचन की जो पंक्ति है वो पढ़ते हैं। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बन रहा है प्यार तुम्हारा, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय ही वह गांठ लगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। ये तो हम लोगों ने पंक्तियाँ देख ली। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है 1908 में, मृत्यु होती है 1974 में। और रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी मिलती है इनकी कविताओं में, और प्रगतिवादी चेतना यानी प्रगतिवादी जो चेतना का मतलब होता है जो उस समय रचनाएं रची जा रही थी, वैसे भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अब यहाँ दिनकर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ दी जा रही हैं। रेणुका हुंकार रसवंती द्वंद्व गीत, 4-4 करके इसको याद करेंगे। 16 है, 4-4 करके। रेणुका हुंकार रसवंती द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र सामधेनी रश्मि रथी नील कुसुम, दिल्ली उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा आत्मा की आंखें, दिल्ली उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा आत्मा की आंखें, हारे के हरनाम धूप और धुआं नीम के पत्ते इतिहास के आंसू, हारे के हरनाम धूप और धुआं नीम के पत्ते इतिहास के आंसू। फिर एक बार देखते हैं रेणुका हुंकार रसवंती द्वंद्व गीत। रेणुका हुंकार रसवंती द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र सामधेनी रश्मिरथी नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र सामधेनी रश्मिरथी नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र सामधेनी रश्मिरथी नीलकुसुम, दिल्ली उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा आत्मा की आंखें, दिल्ली उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम धूप और धुआं नीम के पत्ते इतिहास के आंसू। और ये जो काव्य कृतियाँ हैं, ये जो रचनाएं हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर की। इसमें से कुरुक्षेत्र है प्रबंध काव्य, रश्मि रथी है खंड काव्य। ध्यान रखिएगा, रश्मि रथी भी दिया गया है नेट के सिलेबस में। उर्वशी है गीति नाट्य, और उर्वशी छायावाद में एक कवि हैं, उनकी भी रचना है, और 1909 की रचना है। बताइएगा कि उर्वशी किन की रचना है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर की उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ दी जा रही हैं, और इसमें से कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं है जो नहीं पूछी जा सकती है। वो द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, और यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसमें से यह पूछा गया है कि श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे कुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। अब आता है प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। तार सप्तक में कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। आगे है प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने, जबकि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है अज्ञेय को। यहाँ है कि नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक है 1979। ठीक है।
1943 में हम 8 ऐड करेंगे, 1951 होगा, उसके बाद 8 ऐड करेंगे, 1959 होगा, उसमें 20 ऐड करेंगे उसमें, तो 1979 होगा। यही है तार सप्तक। ठीक है, अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों की अन्वेषी कहा है। ध्यान दीजिए, तार सप्तक की भूमिका में राहों के अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञेय ने। और यहाँ प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने। आगे है, अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका, ये तो पहले जो पहला सप्तक, यानी पहला सप्तक को पहला सप्तक नहीं बोलेंगे, तार सप्तक बोलेंगे, उसकी भूमिका में इन्होंने कहा है कि राहों के अन्वेषी। किसको कहा है? प्रयोगवादी जो कवि थे उसमें उनको कहा है। और दूसरा सप्तक की भूमिका में क्या इन्होंने लिखा है? प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। दूसरा वो लिखते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। ठीक है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। कौन? प्रयोग। ठीक है, प्रयोगवाद। अब यहाँ तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण दिया गया है। अमूने गिरा प्रभा, यहाँ मैंने लिखा है अमूने गिरा प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से राम विलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। ऐसे 7 कवि यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अज्ञेय का जन्म होता है 1911 में देवरिया, रामविलास शर्मा 1912 उन्नाव, मुक्तिबोध 1917 ग्वालियर, प्रभाकर माचवे 1917 ग्वालियर। ध्यान दीजिएगा, माचवे और मुक्तिबोध इन दोनों का है 1917 और ग्वालियर। नेमिचंद्र जैन आगरा 1918, गिरजा कुमार माथुर मध्य प्रदेश 1918, भारत भूषण अग्रवाल मथुरा 1919। 11, 12, 17, 17, 18, 18, 19। 11 में अज्ञेय, 12 में रामविलास शर्मा, 17, 17 में मुक्तिबोध माचवे, 18 में नेमिचंद्र जैन और गिरजा कुमार माथुर, और 19 में भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। यह है सहभर सनद। सहभर सनद का मतलब होता है, स से हो गया शमशेर बहादुर सिंह, ह से हो गया हरिनारायण घनश्याम व्यास, भ से हो गया भवानी प्रसाद मिश्र, र से हो गया आपका रघुवीर सहाय, उसके बाद से स फिर दोबारा है, स से हो जाएगा आपका शकुंत माथुर, न से हो जाएगा नरेश मेहता, और ध से हो जाएगा धर्मवीर भारती। ये 7 कवि सहभर सनद से दूसरे सप्तक के हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है 1911 में, जबकि अज्ञेय को हम लोगों ने पढ़ा है तार सप्तक में, उनका भी जन्म होता है 1911 में देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होता है 1913 होशंगाबाद में, शकुंत माथुर का जन्म होता है 1922 दिल्ली में, हरिनारायण घनश्याम व्यास का 1923 में मध्य प्रदेश में, नरेश मेहता का 1924 में गुजरात में, धर्मवीर भारती का 1926 में इलाहाबाद में, रघुवीर सहाय का 1929 में लखनऊ में जन्म होता है। ठीक है, अब तीसरा सप्तक 1959 में जो संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण यहाँ दिया गया है, वह उसको हम कैसे याद करेंगे? के कू की विप्रसम के नाम से। ठीक है, के कू की विप्रसम के नाम से याद करेंगे। के से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, कू से हो जाएगा कुंवर नारायण, की से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, वी से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, प्र से हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और स से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म से हो जाएगा मदन वात्स्यायन। ठीक है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी का जन्म होता है रायबरेली में 1919 में, मदन वात्स्यायन का जन्म होता है 1922 में, विजय देव नारायण शाही का जन्म होता है 1924 काशी में, कुंवर नारायण का जन्म होता है 1927 फैजाबाद में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म होता है 1927 बस्ती में, केदारनाथ सिंह का जन्म होता है 1932 में, कीर्ति चौधरी का जन्म होता है 1935 उन्नाव में। ठीक है, अब देखते हैं चौथा सप्तक। चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवि निम्न है। कौन कौन है इसको याद करेंगे? श्री और असुरा स्वन, श्री और असुरा स्वन से याद करेंगे। श्री से हो जाएगा श्री राम वर्मा, अ से हो जाएगा अवधेश कुमार, रा से हो जाएगा राजकुमार कुंभज, सु से हो जाएगा सुमन राजे, फिर रा दोबारा दिया गया, राज से हो जाएगा राजेंद्र किशोर, स्व से हो जाएगा स्वदेश भारती, और न से हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने श्री और असुरा स्वन से चौथा सप्तक यानी
1979 में जो सप्तक आया उसमें जो 7 कवि उनको हम लोग याद कर सकते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को दिया जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। ऐसा किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी प्रवृत्तियां? हर एक वाद में कुछ न कुछ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, तो इसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? अक्सर प्रवृत्तियों को देख करके ऑप्शन में पूछा जाता है कौन सी प्रवृत्ति प्रयोगवाद की नहीं है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा। इसमें प्रवृत्तियां हैं अहंगवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। अहंगवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है यथार्थवाद का आग्रह। यथार्थ यानी जो सत्य है उसको लिखने की प्रक्रिया थी, ठीक है। निराशावाद है, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता यानी उपमानों की नवीनता का मतलब हर एक चीज़ का उपमा दे करके यहाँ पर रचनाएं की गई हैं। साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग, ये जो 7 है ये प्रवृत्तियां हैं प्रयोगवाद की, ठीक है। अहंगवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। प्रयोगवाद को इसने क्या कहा है? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि प्रयोगवाद क्या है? शैलीगत विद्रोह है। और प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह किसने कहा है? केसरी कुमार ने। दृष्टिकोण केसरी कुमार। एक एक वर्ड को पकड़ना है आपको। विद्रोह यानी नगेंद्र। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, अगर ऐसा पूछा जाए तो रघुवीर सहाय की, ठीक है। क्षण भर में सहाय, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। और यह किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसको कहा है? प्रयोगवाद को। कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में, मतलब ज़रूरत है, काम में यानी सुंदर है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में 15 पेज को पढ़ लिया है। और आज की क्लास धीरे धीरे जितना ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्लास उतना ही इम्पोर्टेंट होता जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार हम रचनाओं को रिपीट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो क्लास तो लंबा होगा ही। तो चलिए अब बताइएगा आप लोग कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे जो पेज है उसके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।